बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी की आदत थी, वो हर माह नौकरानी को काम से निकाल कर दूसरी नौकरानी रखती। मैं उससे कहता कि ऐसा मत करो, तो कहती वो नौकरानी बदकिरदार थी। इस बार जो नौकरानी हमारे घर आई थी वो पर्देदार थी। मैंने भी उसे नहीं देखा था, लेकिन इस बार बीवी ने उसे निकाला नहीं था, बल्कि जब मैं घर आता तो मेरी बीवी उसकी खिदमत कर रही होती। एक दिन छुपकर नौकरानी के कमरे में गया ताकि राज जान सकूं, पर नौकरानी फोन पर एक वीडियो देखने में मसरूफ थी। मैंने करीब जाकर जो ही वीडियो देखी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में नौकरानी और मेरी बीवी फायका और मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के दौरान हुई थी। पहले साल ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। मुझ में और फायका में बहुत ज्यादा फर्क था। वो बहुत बोल्ड, खुली डुली और फैशनेबल, लड़कों से दोस्ती बिल्कुल भी मायूब नहीं समझती थी, जबकि दूसरी जानिब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद पुराने ख्यालात का मालिक था। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी जो अपने आप में रहना पसंद नहीं करती थी, मगर फायका मेरी सोचों और आइडियल से बहुत अलग थी। लेकिन फिर भी जाने कैसे हम एक हो गए। यह किस्सा तब शुरू हुआ जब एक रोज मैं लाइब्रेरी में बैठा था। वहां फायका चली आई और मुझसे पिछले हफ्ते के नोट्स मांगने लगी। मैं अपनी क्लास का एक शाइनिंग स्टूडेंट था। यही वजह थी कि अक्सर क्लास मुझसे ही नोटिस लिया करती थी। मैंने भी मामूल की तरह नोट्स फायका को दे दिए और फिर से पढ़ाई में गुम हो गया। कुछ देर बाद सर उठाकर देखा तो टेबल के दूसरी जानिब फायका बैठी मेरी नोट्स को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मेरे देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराई और एक अदा से मेरे करीब वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। कहने लगी, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे लेक्चर समझा सकते हैं? फायका ने आंखें झपकाते मासूमियत से पूछा। पहले तो मैं हिचकिचाया, मगर फिर कुछ सोचकर हामी भर ली और उसे वो टॉपिक समझाने लगा। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। इसी तरह मैं 1 घंटे में फायका को 5 टॉपिक समझा चुका था। आपके समझाने का तरीका बहुत मुनफरिद है। अगर आप माइंड न करें तो क्या मैं रोज आपसे लेक्चर समझ सकती हूँ? वो इतना प्यारा बोलती थी कि मैं इनकार ही न कर सका। और दूसरा, मुझे एक फायदा ये भी था कि इस तरह मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने हामी भर ली और उस दिन के बाद मैं और फायका रोज 3 बजे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने लगे। वो बहुत बातूनी लड़की थी। उसे दुनिया जहां की बातें आती थी। पहले पहल तो मैं बेजारी से उसकी बातें सुनता था और जल्दी जल्दी समझाकर जान छुड़वाता रहा। शायद ऐसे ही चलता रहता, मगर जब एक दिन फायका और मैं लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे तो वो रो पड़ी। मैंने उकताकर उसकी जानिब देखा। उस वक्त वो चुस्त शर्ट और जीन्स में मलबूस थी, ऊपर से रोती हुई मुझे अजीब उकताहट में मुब्तला कर गई। कौन सी मुसीबत गले डाल ली है, मैंने बेजारी से सोचा, लेकिन अजराह मुरव्वत उससे जरूर पूछ लिया कि क्या हुआ है। इस बात पर उसके रोने में मजीद रवानी आ गई और फिर वो बताने लगी, मेरे बॉयफ्रेंड अली ने मुझे डिच करके अपनी कजन से मंगनी कर ली है। उसकी बात सुनकर मुझे मजीद ताव आ गया और मैं झल्ला कर वहां से उठ गया। मेरे इस तरह उठने से वो अपना रोना भूलकर मुझे तकने लगी। मैं एक पल रुके बगैर वहां से चला गया। अगले रोज वो सुबह सुबह मेरे पास आई और कल के मुतालिक पूछा, तो मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने अफेयर्स का इजहार ऐसे खुलेआम करती फिरे और फिर लोगों से हमदर्दी बटोरे। तुम मुझसे पढ़ना चाहती हो तो प्लीज पढ़ाई तक महदूद रहो। अपनी जातियात मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर वो एकदम से चुप हो गई और धीरे से सर हिलाकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद भी वो मेरे पास पढ़ने आती रही, मगर वो एक हद में रहकर मुझसे मुखातिब होती। मैंने महसूस किया कि वो बदलती जा रही है। दूसरे लड़कों के साथ पहले वो हर वक्त खड़ी कह कह लगाती दिखाई देती थी, मगर अब उसमें कुछ बदल गया है। 1 माह हो चुका था जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई से मुतालिक बात करते और अपनी अपनी राह लेते। इस 1 महीने में फायका मुझे किसी लड़के के साथ भी दिखाई नहीं दी थी। इस रद्दो बदल पर मैं बस कंधे उचका कर रह गया। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसने हम दोनों की जिंदगियां बदल दी। एक दिन फायका लाइब्रेरी नहीं आई। पहले तो आधा घंटा मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर जब उसके आने के आसार दिखाई न दिए तो अपना काम करने लगा। मैं पहले भी 5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठता था और अब तो वैसे भी फायका होती थी साथ। 5 बजे मैं लाइब्रेरी से निकला तो मुझे याद आया कि मेरा एक रजिस्टर क्लास में ही पड़ा हुआ है। मैं जैसे ही क्लास के जाने बढ़ा तो अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागकर उतरती फायका मुझसे टकराई। इससे पहले कि मैं संभल पाता, पीछे ही अली और उसके दोस्त भी फायका के पीछे भागते आ रहे थे, मगर मुझे सामने देखकर वैसे ही उल्टे कदम मुड़ गए। मैंने फायका को सहारा दिया और एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहां जाकर उसने बताया कि अली ने मुझे क्लासरूम में बुलाया था। मैं नहीं जाना चाहती थी, मगर फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर चली गई। मगर आगे वो शैतानी रूप में खड़ा मेरे साथ बुरा करने का इरादा रखता था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं वहां से भागी और रास्ते में तुम मिल गए। मैंने आखिर में चुपती हुई निगाह से फायका को देखा तो वो अपनी जगह चूर हो गई। उसके बाद फिर हमने इस मुतालिक कोई बात नहीं की और एक रिक्शे में बिठाकर मैंने रिक्शे वाले को उसे सही सलामत घर पहुंचाने का कहकर किराया अदा कर दिया। फायका अपनी जगह चुप चुप थी। फिर इस वाक़े के बाद पूरा हफ्ता वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। ये पूरा हफ्ता मुझ पर बहुत भारी गुजरा था। मुझे खुद नहीं मालूम
मगर शायद मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। हफ्ते बाद वो मुझे क्लास में दिखाई दी तो बगैर झिझके मैं फौरन उसके पास पहुंचा और न आने की वजह दरियाफ्त की, जिसे वो बस टाल मटोल गई। उसके बाद मैंने उससे सख्ती से लाइब्रेरी आने का कहा ताकि वो अपना कोर्स मुकम्मल कर सके। मेरी बात पर वो चुपचाप सर हिलाकर रह गई। वो मुझे बहुत डल और कमजोर दिखाई दे रही थी। दोपहर को वो लाइब्रेरी आई तो भी चुप थी, मगर मेरे लिए उसे देखना ही गनीमत था। उस दिन के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे पसंद करने लगा, जिसकी एक अहम वजह यह थी कि अब फायका दूसरे लड़कों के साथ नहीं फिरती थी, बल्कि लड़कों को देखते ही वो मुंह मोड़ लेती। मेरे लिए ये बात खुशगवार हैरत की थी। अलबत्ता उसके कपड़े पहनने और ओढ़ने में कोई फर्क नहीं आया था। वैसे भी अब मैं जिस मकाम पर था, मेरे लिए ये बातें सानवी हैसियत रखती थी। फिर एक दिन बिलाखिर मैंने उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर पहले चंद में तो फायका गंग बैठी रह गई, लेकिन जब उसे बात समझ में आई तो वो मुस्कुराने लगी। मैं उसकी शक्ल देखकर जान सकता था कि उसे मेरी बात बुरी नहीं लगी, बल्कि पसंद आई है। कहने लगी, जिस दिन तुमने मुझे अली से बचाने के बाद रिक्शे पर अपनी प्रोडक्शन में घर तक पहुंचाया था, उस दिन के बाद मेरा दिल तमाम लड़कों से उठ गया है। जानते हो, आज तक मैंने बहुत से लड़कों से दोस्ती की है, मगर तुमसे कभी दोस्ती नहीं कर सकी। शायद तुम्हारी जात का रोब था या क्या, मगर आज तक किसी लड़के ने मुझे वो इज्जत भी नहीं दी जो पिछले 1 साल से तुम देते आ रहे हो। अगर तुम मुझसे पसंदीदगी का इजहार न करते तो शायद मैं करती थी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे इजहार के बाद शायद मैं तुम्हें बुरी लगने लगूंगी। बस यही सोचकर इतना अरसा खामोश रही। फाइनली तुमने मुझे पसंदीदा लोगों में शामिल कर लिया है, तो आज मैं भी तुमसे इजहार मोहब्बत करना चाहती हूँ। शायद यही मोहब्बत होती है। हालांकि मैं जानता था कि फायका बहुत से लड़कों से दोस्ती रख चुकी है, मगर मैं भी अब उसी मोहब्बत का डसा हुआ था, सो मुझे उसके माजी से कोई सरोकार नहीं रहा। इस तरह हमारी पसंदीदगी बहुत जल्द मोहब्बत से इश्क की जानिब रवां दवा हो गई। लेकिन ये बात थी कि हम कभी बाहर घूमने नहीं गए और यूनिवर्सिटी के बाद रात को कभी फोन पर लंबी लंबी बातें या चिट-चैट नहीं की थी। मैंने अपने घर में भी फायका के मुतालिक बता दिया था, जिस पर घर वालों को कोई एतराज नहीं था। फायका काफी ऊंचे घराने की इकलौती औलाद थी और मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। कहते हैं जहाँ किस्मत के लिखे फैसले हों, वहाँ मेरे और फायका जैसे बेजोड़ रिश्ते तय पा जाते हैं। सो आखिरी साल में हम दोनों की मंगनी सादगी से हो गई और शादी हमारी डिग्री के बाद मेरी नौकरी होने पर तय हुई। आखिरी साल किस तरह गुजरा जरा भी नहीं हुआ। हमारे जैसे कितने ही जोड़े थे जो आंखों में आंसू लिए हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए, मगर हमें चूंकि किस्मत ने बांधा था, सो हमारी शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। मेरी नौकरी शहर में ही हो गई थी, सो शादी के 1 माह बाद मैं फायका को अपने साथ शहर ले आया। उसे तो गांव में रहने पर भी एतराज नहीं था, मगर मैं सब समझता था। वो एक अमीर घर की लड़की थी जो ऐसे घुटन ज़्यादा माहौल में नहीं बल्कि खुले डुले माहौल में रहने की आदी थी। गांव का 1 महीना उसने खूब एंजॉय किया। आए दिन मैं उसे लेकर खेतों वगैरह की सैर को निकल जाता। ट्यूबवेल पर नहाना, सुबह की सैर, गोडी, जानवर, हत्ता कि जो बातें फायका ने किताबों में या शायद सिर्फ सुन रखी थी, उसे देखने का इत्तेफाक हुआ तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वैसे भी मेरे घर में मेरी 2 बहनें और अम्मी अब्बू के अलावा कोई नहीं था। मेरी बहनें उससे बेहद प्यार करती थी और मेरी माँ पूरा पूरा दिन उसे बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखने देती थी। हर वक्त उन्हें बस यही फिक्र खाई जाती कि दुल्हन ये खा लो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, दुल्हन आराम कर लो। घर वालों के इतने चाव और लाड देखकर मैं उसे बहुत तंग करता था कि पहले मुझ जैसे बंदे पर अपना जादू कर दिया और अब मेरे घर वालों को भी अपने शहर में जकड़ लिया। तुम्हारा नाम फायका नहीं साहिरा होना चाहिए। मेरी बात पर वो बस सर हिलाकर मुस्कुरा देती। खैर, वो 1 महीना बहुत आराम सुकून से गुजरा। इस दौरान उसने कोई ऐसे नाजिबा कपड़े भी नहीं पहने जिन पर मुझे एतराज होता, और वैसे भी मुझे ये कहने की नौबत ही नहीं आई कि पहनने ओढ़ने का ख्याल रखना। वो खुद ही समझदारी से बरी और जहेज में आए शलवार सूट पहनने लगी। 1 महीने बाद मैं उसे अपने साथ शहर एक फ्लैट में ले आया। वहां आकर उसका बिल्कुल भी रहने का दिल नहीं चाह रहा था। वापस गांव जाना चाहती थी, मगर मेरी खातिर फ्लैट में रहने लगी। जिस तबीयत की वो थी उससे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहे थे, बल्कि शहर आकर उसने दोबारा से मगरिबी लिबास, घूमना फिरना और शादी से पहले वाले रंग ढंग शुरू हो चुके थे जो मुझे बहुत खलते थे। मगर मैंने इन बातों का इजहार उसके सामने करना मुनासिब नहीं समझा। कभी कभी तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता कि आखिर इस जज्बाती मोहब्बत में आकर मैंने ये शादी का फैसला क्यों किया। मोहब्बतें तो वो होती हैं जो अधूरी हों और बंदा सारी उम्र उनकी याद में सिसकता रहे, मगर जो मोहब्बत मिल जाए इंसान को उसकी कदर खो जाती है, और वो मोहब्बत कब जहमत बनती है इल्म ही नहीं होता। फायका मेरा भी कोई काम नहीं करती थी, बस सुबह शाम बाहर से खाना ऑर्डर कर देती, जिससे मेरी जेब को भी काफी धचका लगता था। बुलाकर मैंने फायका को वापस गांव भेजने का फैसला किया और वो मान भी गई। उसका ख्याल था कि अब भी गांव में सबका रवैया उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा शादी के वक्त था। सब लोग उसके नखरे उठाएंगे वगैरह वगैरह। मेरी बात मानकर वो बखुशी गांव चली गई, मगर वहां नखरे उठाने वाली बात महज ख्याल ही रही, क्योंकि हमारे तबके में शादी के वक्त जितनी इज्जत दुल्हन को दी जाती है
वक्त के साथ साथ सूद समेत वापस भी ले ली जाती है। जब वहां जाकर फायका ने अपना पुराना हिसाब किताब रखा तो घर में छोटी मोटी चपकली शुरू हो गई। हर दिन में 2 बार फायका मुझसे मेरे घर वालों की शिकायत करती तो एक मर्तबा मेरे घर वाले खुद करते। उनके मुताबिक फायका ना सफाई करती है, ना खाना बनाती है और अपने कपड़े भी नंदों से धुलवाती है। मजीद ये कि शाम को बन संवर कर बाहर घूमने फिरने की ख्वाहिशात अलग। बस इतना शुक्र था कि वहां उसने अपना असल पहनावा नहीं दिखाया, वरना बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी जानिब फायका को मेरे घर वालों से सबसे बड़ी और बुनियादी शिकायत ये थी कि वो लोग मुनाफिक है। जैसे शादी के वक्त उसके साथ हंसी खुशी रहते थे, नाज नखरे उठाते थे, अब वो कुछ भी नहीं है। वो बस उनका दिखावा था। अब तो हर कोई किसी न किसी बात पर टोकता रहता है या डांट देता है। तकरीबन 1 महीने बाद मेरा जब भी जवाब देने लगा तो मैं उसे वापस शहर ले आया। अब चूंकि मैं शादी कर चुका था, अपने इस फैसले पर पछताने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। सो मैंने सब्र से काम लिया और फायका को शहर लाने से पहले एक नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया। फायका शहर आई तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अब उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। मैं भी चुप ओढ़े उसकी हरकतें मुलाहिजा करने लगा। आए दिन कभी क्लास ग्रुप के साथ वो गेट टुगेदर पर निकली होती तो कभी पुरानी सहेलियों के साथ शॉपिंग का प्लान बन गया, या फिर एक दो मरतबा तो वो अपने मेल फ्रेंड से भी मिली, जिस पर मैंने नाराजगी का इजहार किया तो उसने आइंदा ना मिलने का वादा कर लिया। फायका की ये बात अच्छी थी कि वो जिस बात का वादा करती उसे पूरी तरह निभाती थी। अब मैंने फायका की सरगर्मियों से आंखें बंद कर ली और अपनी जॉब पर ध्यान देने लगा। हमारी नौकरानी सुबह 7 बजे आती और रात 8 बजे घर वापस चली जाती। चूंकि फायका अपनी हर जिम्मेदारी से बरीउल जिम्मा हो चुकी थी तो मुझे सुबह का नाश्ता और रात का खाना वगैरह नौकरानी ही बना कर देती। सुबह जब मैं दफ्तर जाता तो वो सो रही होती, वापस आता तो वो बहुत थक चुकी होती। सो बगैर किसी शिकवे के हमारी गाड़ी चल रही थी। जब फायका ने नौकरानी को फारिग कर दिया, मैंने इस्तफसार किया तो कहने लगी, यह औरत बदकिरदार है। मुझे बहुत हैरानी हुई। खैर, इस बात के खोज लगाए बगैर नई नौकरानी आ गई। तब भी फायका की रूटीन न बदली और 2 माह बाद भी वो अपना हिसाब बराबर करके नौकरी से निकाली जा चुकी थी। इस मर्तबा भी फायका की यही रट है कि वो नौकरानी बदकिरदार थी। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। इत्तेफाक समझते हुए जब तीसरी नौकरानी के साथ भी यही कुछ हुआ तो मुझे अब फायका पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा जो मैं शादी के बाद से अपने अंदर छुपाए हुए था। बिलाखिर मैंने फैसला करके एक बापर्दा नौकरानी ढूंढी जो शरई पर्दा करती थी। मैंने सोच लिया था कि अब भी इसने बदकिरदारी वाला मजाक किया तो मैं इसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे खाने पीने या आराम की परवाह जब नौकरानी नहीं करनी है तो वो बदकिरदार हो या दीनदार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं भी मजीद फायका के साथ गुजारा नहीं कर सकता था। वो नौकरानी मुझे नाश्ता खाना वगैरह सब बना कर देती थी, लेकिन मुकम्मल पर्दे में। मैंने तो उसे कभी बगैर नकाब के भी नहीं देखा था। अक्सर वो नाश्ता बनाकर फायका को जगा देती कि बाजी जाए अपने शौहर को नाश्ता दे दें। पहले पहल तो वो इस बात से बहुत चिड़ी, मगर अब शुक्र है कि उसने बदकिरदारी वाला इल्जाम इस मासूम मुलाजमा पर नहीं लगाया था। शुरू शुरू में तो फायका ने उस नौकरानी की बहुत सी शिकायतें मुझे लगाई कि पता नहीं खुद को क्या समझती है, जब खाना बना लेती है तो तुम्हें खुद पकड़ा भी सकती है। मगर मैं कान सी उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वक्त गुजरता गया और उस नौकरानी को हमारे घर आए 6 माह हो गए। मैं तो वैसे भी पूरा पूरा दिन बाहर रहता तो मुझे घरेलू मामलात के बारे में कोई इल्म नहीं था। हाँ, अलबत्ता इतना फर्क जरूर पड़ा था कि मेरे नाश्ते और खाने के वक्त में फायका मेरे साथ होती। नौकरानी खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती और खाना मुझे फायका निकाल कर देती। फिर मेरे कमरे में चले जाने के बाद नौकरानी वहां से सामान समेटकर अपने घर वापस चली जाती। एक रोज मैं घर जल्दी वापस आ गया तो मैंने देखा कि फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। पहले मैं परेशान हुआ, मगर इतनी देर में ही दूर से फायका और नौकरानी आती दिखाई दी। फायका के अंदाज पर अब मुझे हैरत होने लगी थी। उसे काफी अरसे से मैंने मगरिबी लिबास में नहीं देखा था और अब तो वो सर पर दुपट्टा लिए बाहर से आ रही थी। खैर, अपनी हैरत को छुपाकर मैं भी फ्लैट में दाखिल हुआ। फायका ने मुझे पानी पिलाकर आराम करने का कहा और दरवाजा बंद करके चली गई। जब काफी देर वो वापस नहीं आई तो मैंने बाहर निकल कर देखा, मगर पूरे फ्लैट में वो कहीं नहीं थी। नौकरानी से पूछने के लिए मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो वो लॉक था। 2 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो फायका बाहर निकली और मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरत का इजहार किया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मेरे पूछने पर वो एकदम से घबरा गई और फिर जल्दी से बात संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कमरा बंद करके होती हैं? मैंने खूजती हुई निगाहों से फायका को देखा तो साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही दरवाजा बंद किया तो लॉक हो गया। मैं उसकी बात पर मुतमईन तो ना हुआ, लेकिन सर हिलाकर अपने कमरे में आ गया। पीछे ही फायका भी आ गई। उसकी आदत और अतवार बदलते जा रहे थे। वो पुरानी फायका नहीं लग रही थी जिससे हल्ले गुल्ले के अलावा कुछ इल्म नहीं था, बल्कि वो शायद किसी और काम में पड़ चुकी थी। खैर, अगले रोज भी जल्दी घर वापस आ गया तो फ्लैट लॉक था, मगर आज अंदर से बंद था। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला तो मुझे फायका की घबराई हुई शक्ल दिखाई दी। मुझे देखकर वो अचानक से बौखला गई और फिर मुझे अंदर आने दिया
अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं अंदाजा लगा पाता कि क्या हो रहा था, जिसने फायका को घबराने पर मजबूर कर दिया। अब तो मुझे फायका पर शक होने लगा, और कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं, ये बढ़ता ही चला जाता है। अगले रोज मैंने छुट्टी कर ली। फायका और नौकरानी दोनों बाजार का कहकर घर से बाहर चली गई। मैंने कुछ देर उनका पीछा किया, मगर वो एक गली में मुड़कर गायब हो गई। वापसी पर उनके पास कोई सामान नहीं था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि बाजार बंद था। अब मुझे खोज लगानी थी, क्योंकि बगैर अपना शक खत्म किए मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था, और ना ही कुछ और। सो मैं अगले रोज दफ्तर के लिए तैयार हुआ और घर से बाहर निकलने के बजाय वहीं छुप गया। फायका मुझे अपनी तरफ से भेजकर फिर से सो चुकी थी। सो मैं वहीं घर में छुपा कुछ अनहोना होने का इंतजार करने लगा, जब मुझे नौकरानी के कमरे से हल्का सा किसी वीडियो के चलने का शोर सुनाई दिया। मैं चुपके से उसके कमरे में गया तो वो एक वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस वीडियो में मेरी बीवी और नौकरानी दोनों फर्श पर बैठी कुरान पाक पढ़ती दिखाई दे रही थी। नौकरानी अपने मुकम्मल पर्दे में थी और मेरी बीवी ने सर पर नमाज की तरह दुपट्टा ओढ़ रखा था। नौकरानी कुरान पाक पढ़ा रही थी और मेरी बीवी उसके पीछे पीछे तलफ्फुज से हर लफ्ज अदा कर रही थी। इतने में फायका भी उस कमरे में आ गई, मगर नौकरानी को मेरे आने का इल्म उस वक्त हुआ जब फायका कमरे में दाखिल हुई। नमीर, यह आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। फायका ने खफगी से नौकरानी को बाहर जाने का इशारा किया तो वो फौरन वहां से खिसक गई। सरप्राइज क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। नबीर, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, जिनमें वालिदैन की नाफरमानियों के अलावा मर्दों से दोस्ती, नीम बरहना कपड़े, शौहर की नाफरमानी और न जाने क्या क्या शामिल था। आप जानते हैं, पैसे के नशे में मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान पाक भी नहीं पढ़ाया था। जब मैं बाकी नौकरानियों को आपको खाना देते और बाकी काम करते देखती तो वो मुझे बदकिरदार लगती थी, लेकिन असल में तो कसूरवार मैं थी। मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए था ना कि उन पर बदकिरदारी का बहतान बांधना चाहिए था। फिर जब आसिया आई तो ये आपके सामने बहुत कम आती थी और रोज मुझे शौहर के हुकूक और फराइज के बारे में कई छोटी छोटी बातों का इल्म देती थी, जिससे पहले तो मैं चिढ़ने लगी, मगर फिर मुझे अच्छा लगने लगा। शायद मेरा दिल बदल गया था। मैंने इससे कुरान पाक पढ़ने के बारे में पूछा तो हम दोनों 10 बजे मदरसे जाने लगे। इसके अलावा आसिया ने मेरी ख्वाहिश पर अपने यूट्यूब चैनल खोला, जहां मुझे वो कुरान पाक पढ़ाती है और मैं दुरुस्ती से पढ़ती। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरह ही हो, जिसे राह रास्त पर आने के लिए मोटिवेशन चाहिए हो। सो हमने यूट्यूब चैनल बनाया और अब माशाल्लाह बहुत से लोग बाकायदगी से हमारी वीडियो देखते हैं और साथ ही हमें बहुत सी दुआएं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुरान पाक इंसान सिर्फ बचपन में ही पढ़ सकता है। मगर अब बहुत से लोगों ने हमारी वजह से कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू कर दी है। और मैं आपके आ जाने से इसलिए घबरा जाती थी कि मुझे शर्मिंदगी होती थी कि आप क्या सोचेंगे कि फायका कुरान पाक भी नहीं पढ़ी हुई। बस यही सोचकर दुख होता था। मगर आज मैंने आपकी खोजती निगाहों को महसूस किया तो सोचा कि खुद ही बता दूं हकीकत, चाहे अंजाम कुछ भी हो। फायका की बात सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया और मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मैंने अपनी पाक सीरत बीवी पर शक किया, साथ ही आसिया जैसी आला ज़र्फ खातून को भी अपने शक के दायरे में ले आया। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि देर से ही सही मगर मेरी बीवी राह रास्त पर आ गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।